Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes. Today I am going to discuss one of the most important question AC generator. अब AC जनरेटर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम जिस तरह से हम पैटर्न बताते हैं उसी पैटर्न से आपको लिखना है। अपने आप 5 में से 5 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं, उनमें से एक इसके आने के चांसेस रहते हैं। बाय द वे उसने उसमें नहीं पूछा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं और 3 ही क्वेश्चन आना है, तो ये आपको 3 मार्क्स में डाल देंगे। तो 3 मार्क्स में कैसे क्या डालना है ये हम टॉपिक सारा लिखते हैं। क्वेश्चन रहता है जनरली, जब आपको कहेगा एसी जनरेटर डिस्क्राइब करो तब तो सब कुछ लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, कोई पॉइंट का वर्ड लिमिट नहीं है। लेकिन जब आपको कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एसी जनरेटर्स वर्किंग या वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर बताओ, तब आपको वर्किंग बताना है। लेकिन फिर भी हर पॉइंट का आप ये समझ लो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 5 2 या 10 पॉइंट्स तो आपको डालना है। ये तो मैं शुरू के लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ, तो आप उस पॉइंट को यहाँ डालने का प्रयास करना और अपने आप यू हैव टू अट्रैक्ट योर एग्जामिनर। एग्जामिनर को देखने में हेडलाइन, सब हेडलाइन का भी हेडलाइन कैसे बनाते हैं ये आपको ध्यान से देना है। देखने में लुकअप लगेगा तब आपके पास आएंगे एग्जामिनर, तब आपके कॉपी पढ़ेंगे। नहीं तो वो देखते हैं हिस्ट्री की तरह लिखा हुआ है, चलो 5 मार्क्स के हैं 3 डाल दिए, 3.5 डाल दिए, राइटिंग सुंदर है 4 डाल दिए, क्योंकि उनके पास बहुत काम रहता है, बहुत सारे कॉपी चेक करने होते हैं। तो इसलिए आपका पहला ड्यूटी है एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना जो मेरे पास आए। तो एसी जनरेटर में सबसे पहला आपको जो टॉपिक से लिखना है, तो पहला हेडलाइन आपने डाल दिया। यहाँ जैसे आंसर नंबर है तो आंसर नंबर डाल दिए और उसके बाद आंसर नंबर के ठीक नीचे तरीका ये है बोर्ड में, जैसे एक क्वेश्चन ख़त्म हो तो पूरा लाइन खींच दो। इससे क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया तो ये लाइन खींच दिए पूरा। ये इस तरह से जो करते हैं तो ये सब एग्जाम स्कूल में टीचर नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमने कई साल कॉपी भी चेक किए, कुछ किए हैं, तो इसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं गाइडलाइंस। तो आपका एसी जनरेटर के ऊपर यहाँ आंसर लिखोगे, लाइन पूरा खींच दिए पूरे पेज पर, कहने मतलब अब इसका आंसर का जो भी लिखा गया ये इस आंसर का है। अब उसके बाद नीचे में एसी जनरेटर और एसी डायनेमो लिख दिए। नेक्स्ट में अब आप आ जाओ इंट्रोडक्शन, ये हमने इसमें डाल दिया पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है तो व्हाट इज दिस, देख लो। अब इसके भी अंडरलाइन कर देना बेटा, यहाँ तक किए। इस बार आपके बोर्ड के पेपर में अंडरलाइन करने के लिए हम रेड पेन यूज करते थे पहले, इस बार अदर कलर्स जो भी लिखा रहेगा एक ही कलर में, चाहे ब्लू में, चाहे ब्लू ब्लैक में, चाहे ब्लैक में। आपको क्यों ऐसा करने पर रेड पेन यूज करते हैं एग्जामिनर, तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरा चेक किया है कि नहीं चेक किया। इसलिए ये भी एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपको अंडरलाइन अपने हिसाब से कर देना। टाइम है तो थोड़ा 2 तरह के पेन रखना, एक तो मोटा राइटिंग वाला, एक पतला राइटिंग वाला, जैसे लिखते हो, या नहीं तो इसी को 2 बार अंडरलाइन कर दिए। अब यहाँ के बाद पहला पॉइंट नंबर 1, an AC generator is a machine। ये हमारे पास एक मशीन है, used to generate भी लिखते हैं और produce, used to generate और produce, alternating करंट और EMF। देखो हमने 3 वर्ड यूज कर दिए, इसमें कितने पॉइंट है। जनरेटर इज ए मशीन यूज टू जनरेट और प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट और EMF फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी से हम ये बनाते हैं। एसी जनरेटर इज ए मशीन
ईएमएफ ये हमने लिखे हैं, करंट ईएमएफ ये हमने दिए। अब या एसी जनरेटर ये लिख दिए, या नहीं तो इलेक्ट्रिकल करंट एनर्जी भी लिख सकते हो, ईएमएफ एनर्जी भी लिख सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आपने ये डाल दिया। दूसरा आपके इसी में देखो, अब यहाँ पर इट इज़ नॉन एज एसी जनरेटर, इसका मतलब जनरेट किया, प्रोड्यूस किया, लेकिन इट बाय तब तो आपका दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन लॉ का ये वायलेशन हो जाएगा। तो रियल में ये कुछ भी जनरेट नहीं करता है, इसका ये मिजनोमर है, फॉल्स नेम है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में आप इसमें लिखो किसने बनाया। इट इज, नेक्स्ट पॉइंट में देख लो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, it is one of the most important application of phenomenon मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बेटा, अब हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए, कैपिटल लेटर्स में डाल दिए, ये सब हाईलाइट करने के ये तरीके हैं। टीचर देखे, जहाँ अंडरलाइन देखेंगे तो टीचर का नज़र एक बार तो जाएगा इसने यहाँ पर क्या लिखा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सी पार्ट में आ जाओ। अब इसमें ये बनाया किसने, ये भी आपके द जनरेटर was originally designed by निकोला टेस्ला। ये किसने जनरेट किए थे, तो निकोला टेस्ला ने। 4 पॉइंट हो गए। अब आपके वन वर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है। एसी जनरेटर, आपको इन्वेंटर का नाम डाल दिया, यहाँ पर निकोला टेस्ला हो गया। अब टेस्ला नाम कैसे याद रहेगा, इसी साइंटिस्ट को इज्जत करने के लिए, ऑनर करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला रखा है। तो आप वहाँ पर जो लिखते हो टेस्ला, वो इन्हीं साइंटिस्ट के हैं। आ गया बात समझ में इंट्रोडक्शन में। अब इसके बाद आपके देख लो, डी में द वर्ड जनरेटर इज अ misnomer means false name, as it does not generate anything. It does not generate energy, but it is converting one form of energy into other form of energy। ये एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते का मतलब, यहाँ पर वर्ड जनरेटर इज अ मिजनोमर दैट इज फॉल्स नेम, एज इट डज नॉट जनरेट
एनर्जी या एनीथिंग, बट इट इज कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हेयर मैकेनिकल एनर्जी is changed into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये हैंस इट्स रियल नेम क्या होना चाहिए? कन्वर्टर होना चाहिए। हैंस its name should be कन्वर्टर। इसका नाम कन्वर्टर्स होना चाहिए। अब आपके इस तरह से आपके समझ में आ गई है। तो देखो बेटा, एक हेडलाइन में हमने इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट दिए हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, अब इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो कैसे होगा। व्हाट इज एसी जनरेटर? यहाँ पर नाम दे दिया, ये एसी जनरेट करते हैं, डीसी जनरेट करते हैं, दोनों जनरेट करते हैं, नन हो गया, एक क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ से। दूसरा, इट इज वन, नेम द एप्लीकेशन फेनोमेना, नेम द फेनोमेना ऑन व्हिच इट्स वर्किंग बेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गए। सी में हु डिजाइन फर्स्ट, निकोला टेस्ला हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, इज इट रियली जनरेटर? यस, नो, नथिंग में जैसे हम डाल दिए तो नो, इट इज नॉट जनरेटिंग, इट्स नेम इज मेजनोमर। रियली इट इज चेंजिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। ये एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। अब इसका एक कहोगे सर मुझे पता नहीं है कैसे चेंज कर देते हैं, तो सिंपली आपने देखा होगा स्कूटर का एक मैं डिब्बा सा बना देता हूँ। स्कूटर के ये रहते हैं, यहाँ पर ये पहिए लगे रहते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह से एक डिज़ाइन किया, चक्री रहता है, इस तरह से डिज़ाइन रहते हैं, और इसी से अटैच्ड आपके यहाँ पर किक मारने का रहता है। ये मैग्नेट है, इसके भीतर में मैग्नेट है और कॉइल भी सेट है। जब आप किक मारते हो तो आप इसको घुमाते हो, तो जैसे घुमाया जाएगा मैग्नेट में, तो आप जानते हो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनते हैं, कंडक्टर्स मूव करेंगे या मैग्नेट मूव करेंगे या एंगल चेंज करेंगे, इन तीनों केस में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस तरह से ये इनके हैं। नाउ वी डिस्कस सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल। अब आप देख लो बेटा, 2 हेडलाइंस आपके पास हो गया। अब इसी हेडलाइन को, प्रिंसिपल को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखो, अब इसी में हमने क्या कहा, इंट्रोडक्शन में आपको पूरा टाइम नहीं है, पूछा नहीं है, तो टीचर अपनी कॉपी ज़्यादा नहीं चेक करना पड़े, काम कम करना पड़े, तो इसके चक्कर में कह देते हैं बेटा आगे पीछे नहीं करो, सीरियल लिखो। अरे भाई सीरियल क्या लिखेंगे? सीरियल लिखने से उन्हें बेनिफिट होगा चेक करने में, और हमें लॉस होता है। हम कहते हैं या कोई भी कहेगा बेटा पूरे पेपर में जो क्वेश्चन आप सबसे अच्छे ढंग से जानते हो पहले उसको लिखो, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। हमने जितना बंच ऑफ क्वेश्चन आपको दिए हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसी में से कोई होएगा। अब उसके बाद उनको टुकड़ा टुकड़ा पार्ट बना दें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेन हेड तो उसमें से आ ही जाएगा। बेटा शुरुआती पेपर में, पहला पेपर फिजिक्स का जनरली होता है, शुरू में आपका ज़रा घबराहट रहता है, तो आप इस पेपर को उस समय नहीं देखना, केवल लिखना शुरू कर देना। जब 5 मिनट लिखोगे तो मन शांत हो जाएगा, फिर आपको सब कुछ याद है। तो पहला क्वेश्चन वही लिखना जो आप सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन के बारे में सोचना नहीं, सोचोगे तो भूल जाओगे, सोचना नहीं है। हाँ भाई ये क्वेश्चन आया है, मुझे आता है, इसके बारे में मन में नहीं सोचना है। अब उसके लिखना शुरू कर देंगे, अपने आप ब्रेन खुलेगा, मन शांत हो जाएगा। तो इसमें पहला भी ये लिखे। अब हमने ये कहना चाहते हैं, प्रिंसिपल पूछा नहीं, इंट्रोडक्शन पूछा नहीं। अब कहोगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप 1 पॉइंट ये डाल दो बेटा, तीनों पॉइंट मत डालो। प्रिंसिपल
यहाँ पर 2 पॉइंट हम बना रहे हैं। हाँ सर। अब ये 2 पॉइंट में से हम 1 पॉइंट लिख देंगे। यस सर। तो अब आपके प्रिंसिपल में लिखो इट्स वर्किंग। पहला पॉइंट, द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन phenomenon मैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये जो फेनोमेना है इसको बेटा आपको पूरा अंडरलाइन कर देना, जिससे कि टीचर का नज़र उस पर पड़े। सेकंड पॉइंट में जैसा आप इसी का लिख दो, यदि आपको कहता है प्रिंसिपल स्टेट प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन पूछ ले 2 नंबर के क्वेश्चंस में, तो प्रिंसिपल तो आपने 1 पॉइंट तो लिख दिया, एक्सप्लेन कैसे करेंगे ये भी देखो। when magnetic flux linked with a coil is changed EMF, देखो when magnetic flux linked to the coil is changed, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो EMF induces in the coil, EMF induces हो जाते हैं जो करंट आपको फ्लो कर देगा। 2 पॉइंट हमने बना दिया, आ गया ना। सी पार्ट में द induced EMF last till change in flux continues. The induced EMF last till change in flux continues. ये कब तक लास्ट करेगा? जब तक चेंज होता रहेगा, फ्लक्स में चेंज होते रहेंगे, ये कंटिन्यूस रहेगा। अब आपके देखो इसमें भी हमने ABC बना दिए। डी पार्ट में अब यहाँ पर स्पेस एडजस्ट कर सको तो लिखो, नहीं हो पाएगा। इधर आप लोगों ने लिख लिया बेटा, तो इधर लिख लिए, तो चलो आ जाओ इधर डी पार्ट में। आपके ये सारे लेक्चर देखते चलना, घर पर 1 बार 2 बार 4 बार। ये कोई वीडियो बनाने का स्टूडियो नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वीडियो के रूप में हम दे रहे हैं। 2 बार 4 बार कहीं मिस्टेक होगा, कहीं समझ में नहीं आएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब पहले कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और उसमें जहां आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट है, मेरे कई सारे लिंक दिए हुए हैं वीडियो के यूट्यूब पर। इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, SN फिजिक्स एक्सपर्ट का लिंक है, snphysicsexpert.com ये वेबसाइट है मेरा। ब्लॉग पर भी लिंक दिया हुआ है। किसी भी लिंक पर कहीं भी आप कमेंट कर दोगे और लिख दोगे सर ये टॉपिक्स यहाँ हम नहीं समझे या इस टॉपिक में यहाँ मिस्टेक है, तो उसका जो आंसर होगा सॉल्यूशन हम विदिन 24 आवर्स आपको दे देंगे। और देखो डी में द डायरेक्शन ऑफ induced EMF or induced current is obtained by Fleming's right hand rule। अब यहाँ पर देख लो बेटा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा हम इसका डायरेक्शन पता अंडरलाइन कर दिए। अब इस तरह से देखो प्रिंसिपल में भी हमने कितने पॉइंट बना दिए, 4 बना दिए। तो अब चारों में से यदि 1 नंबर का है भी तो टीचर कहाँ काटेंगे बेटा। 1 नंबर में 2 पॉइंट हमने लिखने के लिए कहा, आप 4 पॉइंट लिखे। वहाँ क्वेश्चन लिखो इस तरह से, आंसर इस तरह से
ये जितने पॉइंट हैं ये आपके मल्टीपल चॉइस का बना हुआ है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस है। अंतर यही है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है इस तरह के क्वेश्चंस का। और दूसरा, वहाँ बोर्ड में आप प्रेजेंट करते हो तो इतने पॉइंट हो गए थे, इस पर आपको उस तरह से नंबर काटने का टीचर के पास कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से इसके हो गए। अब आपके देखो बेटा, आप लोगों ने प्रिंसिपल सीख लिया, प्रिंसिपल का डी पार्ट तक। अब प्रिंसिपल के पास थर्ड टॉपिक से हम डालते हैं वेल लेवल डायग्राम। तो बुकों में जनरली क्या रहता है, B1 R1 इस तरह के नाम डाल देते हैं पार्ट का। तब उस पार्ट को आपको बुक के भीतर कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ता है। तो टीचर को ये नहीं समझ पाता यहाँ R1 क्या है, R2 क्या है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्जी है, आप C1 D1 डाल दो। तो इस कंडीशन में टीचर को थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, वेल लेवल डायग्राम। वेल लेवल डायग्राम के अंदर डायग्राम तो बनाना ही है, नाम पार्ट का लिखना है। अब पार्ट के लिखने के लिए यदि बायोलॉजी की तरह माउंटिंग करते हैं तब तो यहाँ पर हम सबका पार्ट का नाम लिखते, यहाँ से एरो खींचते। लेकिन हमने उतना नहीं किए हैं, हमने कहा है केवल नाम लिख दो। जैसे ये आर्मेचर कॉइल है, डायग्राम बनाया हमने एसी जनरेटर का, ये आर्मेचर कॉइल है। आर्मेचर कॉइल का मतलब होता है मैग्नेट जो के भीतर में यदि हम कॉइल घुमाएंगे तो एक आयरन कोर ले लिए, इसके ऊपर बेटा हमने वायर लपेट दिए, चाहे सर्कुलर बना दो चाहे रेक्टेंगुलर बना दो। हमने डायग्राम में रेक्टेंगुलर लिए हैं, आप कॉइल लपेट दिए, ये कहलाएगा आर्मेचर कॉइल। अब यहाँ पर क्वेश्चन भीतर से पूछ ले बेटा सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किए या लेमिनेटेड कोर। सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज किए कि सॉफ्ट आयरन से मैग्नेटिक जितने भी फील्ड लाइन निकलेगा वो उसके भीतर से जाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण वहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आया बात समझ में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन जाएगा बेटा सॉफ्ट लिए। लेमिनेटेड कैसे हुआ, तो टू मिनिमाइज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट। एडी करंट के कारण जो एनर्जी लॉस होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने लेमिनेटेड कोर लिया। हर पार्ट के बारे में आपने सीख लिया। ये सारी बात हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, कितना लिखेंगे। अब आपके इसके बाद डायग्राम बना दिए, ये मैग्नेट आपने लिख दिया, देख लो हमने एक साइड मैग्नेट लिख दिए हैं। ये कोर है तो आर्मेचर कोर लिख दो। इसके बाद ABCD आर्मेचर कॉइल है। अब आपके ब्रश B1 B2। अब ब्रश क्या होता है बेटा, जैसे आप कॉइल को घुमाओगे एक्सल के चारों तरफ, तो इसमें वायर जो बंधा हुआ है बाहर के लिए तो वो तो टूट जाएगा ना। नंबर 1 प्रॉब्लम। दूसरा, आपने आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन चलते हैं, मान लो नई दिल्ली से जा रही है हरियाणा या चंडीगढ़, तो क्या करते हैं नई दिल्ली में उसको खंभा से जोड़ देते हैं, वायर पीछे पीछे वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं उसमें। खंभा से तार जोड़ दिए और चंडीगढ़ तक जाएगा तो रास्ते में तार नीचे लटका रहेगा। तो आपने देखा हुआ ऐसा नहीं करते हैं। तो आपने देखा क्या होगा, देख लो ध्यान से। अब खंभे में ये वायर है, अब वायर के नीचे करंट यहाँ से एक डंडा जोड़ देते हैं, करंट इस वायर में है। अब कहोगे खंभे पर तो सर ये जॉइंट रहता है, तो खंभे पर वेल्डिंग करके जॉइंट करते हैं, नीचे पोर्शन फ्री रखते हैं, यहाँ हम वेल्ड कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन का ये पोर्शन टच करते जाएगा। कैसा था डायग्राम देख लो बेटा, जैसे इस तरह से ये आपके लगे रहते हैं, इस तरह से लगे रहते हैं। और ये वायर को टच करता है, तो जो ये करता है उसी टच करने से उसमें करंट आ जाती है। और वैसा ही काम यहाँ पर ब्रश कर रहा है। अब वहाँ पर हमने वायर लगाया, अब यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर इस कॉइल के वायर को एक रिंग जैसे ये हैं, तो रिंग के भीतर के पोर्शन में हम इसको वेल्ड कर देते हैं। अब रिंग कॉइल घूमेगा तो रिंग भी घूमेगा, रिंग में करंट के लिए, और ये भीतर में वेल्ड किया हुआ है तो इसलिए उसके टूटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कॉइल और रिंग दोनों अटैच्ड है। कहना मतलब कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ तो वो करंट किस में आ गया बेटा, रिंग में आ गया। आ गया बात समझ में। अब ये रिंग, ये बीच में जो डॉटेड लाइन देखते हो ये कहलाता है सेंट्रल एक्सिस, जो यहाँ पर मशीन से हम इस एक्सिस को घुमाते हैं। तो रियल में जो आप जनरेटर शादी ब्याह में देखते हो, जनरेटर एक इस तरह का डिजाइन आपने देखा होगा शादी ब्याह में,
ध्यान दो, आप लोग समझ में आ जाएगा। ये तो आपका एक मशीन जैसे हो गया और यहीं से एक डंडा निकले रहते हैं, ये है जनरेटर, ये है जनरेटर। तो मशीन से हम इस रॉड को घुमाते हैं, रॉड से भीतर में या तो कॉइल घूमेगा या मैग्नेट घूमेगा, क्योंकि एंगल चेंज होता है। थीटा चेंज करने पर आप क्या जानते हो, फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा ही नहीं जानते, या ओमेगा टी। अब थीटा चेंज करेगा तो ये अपने आप इसमें ईएमएफ इंड्यूस करेंगे। इसलिए पेट्रोल हम घुमा खर्च करके इस मशीन को चलाते हैं या डीजल, उससे ये जनरेटर प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमने एक फॉर्म की एनर्जी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल में, पेट्रोल खर्च के तो मशीन चला, और उस मैकेनिकल को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए इसका वाजिब नाम कन्वर्टर होना चाहिए, ना कि जनरेटर। आ गया बस। लेकिन उस समय बना था इसलिए, तो मेरे ख्याल से ये आपके हो गए स्लिप रिग का काम। तो वही पॉइंट आपको जब कंस्ट्रक्शन में लिखोगे तो पूरी राम कहानी लिखने की ज़रूरत है। यदि टाइम नहीं है, मेन नहीं है, तो आप आर्मेचर, इट इज़ ए कॉइल, फील्ड मैग्नेट, इट इज़ ए मैग्नेट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ब्रशेस B1 B2 आर ब्रशेस यूज टू ड्रॉ करंट फ्रॉम द कॉइल, कॉइल में जो करंट बना है उसको बाहर निकालने के लिए। और स्लिप रिंग्स, कॉइल का वायर टूटे नहीं तो वो कॉइल के साथ ही घूमता है, तो उसका वायर उसमें वेल्ड किया रहता है। इस तरह से जनरेटर का ये कंस्ट्रक्शन है। आ गया बात समझ में यहाँ तक? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट वर्किंग एंड थ्योरी। अब वर्किंग थ्योरी में भी देखो बेटा, हमने ये डायग्राम बना दिया, S और N है, यहाँ पर ये कॉइल को शो करता है, तो हमने कॉइल लिख दिया। अब आप इसको आर्मेचर कॉइल जैसे कहते हो तो आर्मेचर कॉइल लिख सकते हो, आर्मेचर कॉइल, इसी का सिंबल दिए। अब ये आर्मेचर कॉइल घूम रहा है, तो यहाँ पर हमने थीटा दिया है, तो हमने आपको बताए थे एरिया वेक्टर्स, कॉइल का परपेंडिकुलर जो होगा, जिसको बुक वाले नॉर्मल बोलते रहते हैं। तो एरिया वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इससे ये बना रहा है। अब यहाँ पर देख लो, व्हेन आर्मेचर कॉइल, ये डायग्राम में देखो, इज रोटेटेड, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कंटिन्यूसली चेंजेज कंटिन्यूसली एंड सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तब तो ईएमएफ बनेगा कॉइल में। द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय फ्लक्स इक्वल टू NBA cos थीटा, जिसको हम N दिए नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है। अब वहाँ पर यदि टाइम रहे तो सारा काट बता दिया करो, नहीं तो लिख दो इच टर्म हैज यूजुअल मीनिंग NBA cos ओमेगा टी, व्हेन ओमेगा इज एंगुलर, व्हेन इंड्यूस्ड EMF इज E इक्वल टू माइनस d∅/dt। नाउ E इक्वल टू माइनस d/dt है, तो NBA cos ओमेगा टी, इसको बाहर कर ले, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में, ये बाहर आ गए। अब ये माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा, तो ये बन गया NBA साइन ओमेगा टी। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है, दैट इज 1। यहाँ पर व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो करंट भी मैक्सिमम होगा, और तो कोई चेंज इसमें कर नहीं रहा है, ना तो N चेंज करेगा, ना B ना A, ये सब तो फिक्स है। अब इसके आधार पर मैक्सिमम करंट N0 N0 करते हैं, NBA ओमेगा इंटू 1। नेक्स्ट लाइन में N इसको हमने लिखा है मैक्सिमम EMF। कभी कभी आपको कह देगा मैक्सिमम करंट निकालो या मैक्सिमम EMF निकालो, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे, एंगल का हमें कोई लेना देना नहीं है। अब पुटिंग इन दिस E इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है E0 का, ये जो निकले हैं आपके, इसको आप इसमें पुट कर दो NBA ओमेगा के जगह पर, तो E0 हो गया, तो दिस इज रिक्वायर्ड EMF। अब इसी में इतना लिख देने से तो काम चल गया हमारा, लेकिन थोड़ा और बढ़ो। व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन EMF एंड टाइम वी ऑब्टेन साइनूसाइडल ग्राफ। साइनूसाइडल ग्राफ ऐसे बनाते हैं, हम बना दिए। अब देखो कभी कभी पूछ लेगा इंड्यूस्ड EMF का ही वर्किंग थ्योरी ने, करंट का भी बताओ, तो देख लो करंट ऑफ AC जनरेटर ऑल्सो साइनूसाइडल। अब I इक्वल टू EMF बाय रेजिस्टेंस R E0 अपॉन दिस, E0 बाय R बाहर आ गया, E0 बाय दिस, E0 बाय R को हम I0 लिखते हैं, तो हमारे पास हो गया E0 बाय R इक्वल टू I0, ये बन गया।
अब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एज शॉन इन फिगर, जैसे हम बताए थे शुरुआत के फिगर में, अलोंग ABCD। इतना लिखना बेटा ज़रूरी है। अब आप इतना यदि लिख के चलते हो, 3 नंबर में लिख दो, 5 नंबर में लिख दो, जहाँ भी लिखते हो तो हर पॉइंट का नंबर मिलेगा। किसी भी पॉइंट पर आधा तो कम से कम डालेंगे यदि इन्फॉर्मेशन सही है तो इस हिसाब से आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। और मैं इसलिए अपने चैनल पर ये भी लिख देता हूँ, या जहाँ भी देते हैं, स्कोर 95+, 5% इसलिए कोई वर्ड मिस्टेक हो गया, कोई लेटर मिस्टेक है, जब देखेगा इस बच्चे को पूरे आ रहे हैं तो टीचर डर जाते हैं जो मेरा कॉपी अब अगला टीचर चेक करेगा कैसे इसने फुल दे दिया, तो थोड़ा एक आध नंबर काटने का प्रयास करते हैं, समझे ना, फुल नहीं दे। लेकिन यदि कॉपी सही है तो फुल देंगे, इसलिए मैंने ये दिखाया था। अब इतने सारे पॉइंट में बनाती है, मुझे विश्वास है कि अब आप लोग इसको आज ही तैयार कर लोगे और आज ही मैं इसे YouTube चैनल पर भी डाल दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हो। कहीं कोई मिस्टेक है कुछ करे, हाँ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना इस हिसाब से। थैंक यू।